आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम लोग समझेंगे अनुच्छेद 19 के बारे में। अनुच्छेद 19, 20, 21 ये 3 समझेंगे, हो सकेगा तो, अगर वीडियो में हो जाएगा तो। अनुच्छेद 18 मैंने पहले वाली वीडियो में सब बता दिया है, ठीक है। तो अनुच्छेद 19 से शुरू करेंगे। अनुच्छेद 19 ना थोड़ा सा डिटेल में है, तो वो अच्छे से समझना आप लोग। कॉपी किताब लेके बैठ जाओ अगर नहीं बैठे हो तो, ठीक है। देखिए आर्टिकल 19 यानी कि अनुच्छेद 19 में किसके बारे में बताया गया है? राइट टू फ्रीडम। किसके बारे में बताया गया है? राइट टू फ्रीडम, यानी कि जिसे कि बोलते हैं हिंदी में स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए सरकार ने बोला है हमने आपको आज़ादी का अधिकार तो दिया है, पर भारत देश में जितने भी व्यक्ति हैं सबको आज़ादी है, सबको राइट टू फ्रीडम का हक है। आर्टिकल 19 का फ़ायदा सब लोग उठा सकते हैं, पर स्वतंत्रता के अधिकार में यानी कि राइट टू फ्रीडम में कुछ पॉइंट आते हैं जो कि आपको मानने ही पड़ेंगे। कुछ ऐसे पॉइंट आते हैं जो कि इनके दायरे में आते हैं। जैसे कि अगर मैं उदाहरण लेकर चलूँ, आप लोग के घर में देखिए स्वतंत्रता होगा, है ना। भाई बहन को सबको आप लोग को स्वतंत्रता मिली होगी ना, पर उसमें भी मम्मी पापा ने कुछ लिमिट लगाई होगी, कुछ रोक टोक लगाए होंगे। अब देखिए स्वतंत्रता का मतलब नॉर्मली घर में क्या होता है कि रात के 10 बजे तक घर आ जाओ, खा पी के सो जाओ। अब इतना फायदा थोड़ा उठा सकते कि रात के 2 बजे आप घूम टहल के आएंगे, सोएंगे सुबह के 6 बजे, उठेंगे दोपहर के 2 बजे। स्वतंत्रता मतलब एक लिमिट होता है कि भैया 10 बजे तक हमारे घर में आ जाना है, इतने बजे तक खाना खा लेना है, ठीक है। आपको घर में बोलने की आज़ादी होगी। अब बोलने का आज़ादी का मतलब ये थोड़ा नहीं आप गाली देने लगे, 24 घंटा गाली दे रहे हैं, नहीं ना। तो हर एक चीज़ का क्या है? लिमिट है। आपको स्वतंत्रता है पर उसमें भी कुछ लिमिट है। वैसे ही भारत सरकार ने भी हमें क्या दिया है? हमारे संविधान ने हमें क्या दिया है? लिमिट दिया है। तो पहला लिमिट क्या है उसमें से? ये देखो, देखिए ये है अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 में स्पीच है, असेंबली है, एसोसिएशन है, मूवमेंट है, रेसिडेंस है, फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ ऑक्यूपेशन, ये सब क्या है आपका अनुच्छेद 19 के अंदर। ये भारत सरकार संविधान में ये सब क्या है? लिमिट है। किसके लिमिट है? आज़ादी की, स्वतंत्रता की। आपके ये लिमिट्स है कि आप भैया ये चीज़ कर सकते हैं, इतने कायदे में आप अपनी स्वतंत्रता को जी सकते हैं भारत के अंदर। अब देखिए, अब अगर मान लीजिए इनमें से जो भी आज़ादी इसमें लिखी हुई है, इनमें से अगर आपकी किसी भी स्वतंत्रता को भारत सरकार नुकसान पहुंचाती है, तब जाके आप सुप्रीम कोर्ट में केस कर सकते हैं, ठीक है। आप कोर्ट में जा सकते हैं, आप केस फाइल कर सकते हैं अगर इनमें से किसी में से आपकी कोई भी स्वतंत्रता को छीना जाता है भारत सरकार के द्वारा, ठीक है। अब देखिए अनुच्छेद 19 के तहत क्या होता है? भारत सरकार क्या कर रही है? मान लीजिए आप बहुत सारा पैसा देते हैं, कोई ब्रिज बन रहा है, ठीक है। अब अगर आप जानना चाहते हैं कि भैया उसमें कितना पैसा लगा है, कहाँ पे कैसे क्या हो रहा है, तो आप वो जानने का आपका हक है। अनुच्छेद 19 का इस्तेमाल करके आप वो सब जान सकते हैं, पर हमें क्या, हमें पड़ी थोड़ी नहीं सब जानने की, है ना। हमें बन रहा है, बने चाहे ना बने। हाँ, आजकल के लोगों को इतना इंटरेस्ट नहीं है। आजकल के लोगों को इंटरेस्ट ना होने का मेन रीज़न ये है ना कि गवर्नमेंट की कोई भी वेबसाइट वो लोग जल्दी बिलीव नहीं करते हैं। वो लोगों को लगता है भैया गवर्नमेंट जहाँ भी सुन लिया ना कि सरकारी चीज़ है, उसे फील होता है कि मतलब अभी ये काम बहुत देर में ही होगा। आप लोगों को फील होता होगा ना, देखिए सरकारी चीज़ कोई भी होती है तो बहुत देर में होती है। लगता है कि भैया हेल्पलाइन नंबर आ गया, ट्रेन में लिखा होता है, नहीं हेल्पलाइन नंबर पे फ़ोन करें, तो हम लोग को लगता है भैया काम ही नहीं करेगा, तो फ़ोन करेगा कुछ फ़ायदा नहीं है। तो लोगों को पहले तो ये विश्वास हो जाता है कि अगर कोई भी चीज़ सरकारी है तो फिर भैया नहीं होगा। अब इस पर पचरा मत पड़ो। आप गवर्नमेंट क्या काम कर रही हो आप वो पता लगा सकते हैं, पर वो भी एक लिमिट में काम पता लगा सकते हो, वो भी एक लिमिट है। अब मान लीजिए आप बोले कि हमें पूरा अधिकार है कि गवर्नमेंट क्या काम कर रही है, हमारे पास अनुच्छेद 19 है तो हम ये जान सकते हैं कि गवर्नमेंट क्या काम कर रही है। उसका भी अपना एक लिमिट होता है। जैसे कि अगर मैं मान के चलूँ कि अगर गवर्नमेंट मान लीजिए किसी आतंकवादी संगठन को किस तरह से ख़त्म करना है उसके लिए प्लान बना रही है। अब आप बोलें कि अनुच्छेद 19 के तहत हमें पूरा अधिकार है कि हम जान सकते हैं कि गवर्नमेंट क्या काम कर रही है, कैसे आतंकवादी संगठन को कैसे हटाने वाली है, कैसे नहीं हटाने वाली है, तो भैया वो सब थोड़ी ना आपको बताएगी, अपने आप को उल्टवाना थोड़ी ना उसको। तो गवर्नमेंट आपको कोई भी बात बताएगी और आप कोई भी बात पूछ सकते हैं एक लिमिट में, लिमिट के ऊपर गवर्नमेंट आपको कुछ भी नहीं बताएगी, ठीक है। तो अनुच्छेद 19 के तहत आप जान सकते हैं भारत सरकार क्या कर रही है। अनुच्छेद 19 के तहत भारत सरकार मीडिया को सही खबर छापने के लिए रोक नहीं सकती है, पर आजकल मीडिया भी मनबड़ हो गई है, मतलब कुछ भी छापो, जो मन में आए धाए धाए। अगर ये कोई न्यूज़ आए तो वो पूरा सुबह से लेकर शाम तक चलेगी, मतलब इंसान का दिमाग फट जाए एकदम से। जैसे कैसे एक न्यूज़ आता है तो शीशा फटाक से टूटता है, ब्रेकिंग न्यूज़, फिर शीशा टूटेगा, टीवी वाला शीशा, और तोड़ते तो फटाक से ब्रेकिंग न्यूज़ आती है, दिमाग खराब हो जाता है। मतलब फ़ायदा उठाओ इतना ना कि एकदम इंसान एकदम हेहर हो जाए सुन के, देख के वो चीज़। अब देखिए स्पीच एंड एक्सप्रेशन, पहला क्या है? स्पीच। ए क्या है? ए नंबर। स्पीच एंड एक्सप्रेशन यानी कि आपको बोलने की पूरी स्वतंत्रता है। यानी कि जो मीडिया वगैरह आप देखते हो ना, न्यूज़ चैनल में जो मीडिया आती है वो बोलती है ना कि आप हमें ये खबर पूछने से, बोलने से रोक नहीं सकते हैं, छापने से नहीं रोक सकते हैं। क्यों नहीं रोक सकते? वो उसके इसके तहत वो बोल रहा है अनुच्छेद 19 के 1 में लिखा गया है स्पीच एंड एक्सप्रेशन के लिए आप स्वतंत्र हो।
तब मीडिया इसी का फ़ायदा उठाती है। 19 का पहला बोलता है कि स्पीच एंड एक्सप्रेशन मतलब आपको बोलने की स्वतंत्रता है, तो आप हमें नहीं रोक सकते हैं। तो बोलने की स्वतंत्रता मतलब आपका एक लिमिट है बोलने का। अब बोलने का मतलब आपके घर में बोला जा रहा है कि आप कुछ भी बोलो, इसका मतलब आप किसी को गाली देंगे भर भर के, नहीं ना, हर एक चीज़ का अपना एक लिमिट है। अब देखिए अनुच्छेद 19 के बी में क्या बोला गया है, असेंबली। असेंबली यानी कि इकट्ठा होना, तो आपको फ्रीडम ऑफ असेंबली यानी कि आपको इकट्ठे होने का अधिकार दिया गया है। इसका मतलब समझिए, अगर मान लीजिए आपको कोई जुलूस निकालना है, कोई प्रदर्शन करना है, होता है ना आजकल बहुत सारे जुलूस प्रदर्शन निकलते हैं, तो उसमें क्या हो रहा है, अकेले इंसान थोड़ा जुलूस निकालेगा, कम से कम 100-200 लोग तो लोग रहेंगे ना जुलूस निकालने के लिए, तो उसमें क्या हो रहा है, सभी लोग इकट्ठा हो रहे हैं। अब देखिए जब भी आप इकट्ठा होंगे, आप किसी पब्लिक प्लेस पे इकट्ठा होंगे, तो आप हथियार लेके इकट्ठा नहीं हो सकते हैं कि सब लोग चाकू, किसी ने गन लिया है तो किसी ने क्या लिया, किसी ने क्या नहीं। आप जुलूस प्रदर्शन में जब कोई आप पब्लिक जगह पर इकट्ठा होते हो तो आप हथियार का इस्तेमाल नहीं करोगे, पहले ही रिस्ट्रिक्शन होता है। दूसरा देखिए, आप पब्लिक प्लेस पे अपना प्रदर्शन जुलूस निकालेंगे, ये नहीं कि आपका मन किया किसी आईटी कंपनी में घुस के, आप किसी कंपनी में घुस के आप अपना जुलूस निकालें, प्रदर्शन निकालें, नहीं, आप पब्लिक प्लेस पे जुलूस प्रदर्शन निकालेंगे। पर उसके साथ भी गवर्नमेंट सावधानी रखता है, बोलता है आप जो भी अपना प्रदर्शन, जुलूस, जो भी मीटिंग वगैरह कर रहे हैं आप, उसमें क्या होना चाहिए, मान लीजिए जुलूस वगैरह तो रोड पर निकलेगा, अब आपका जुलूस, आपका जो प्रदर्शन निकल रहा है वो रोड पर निकल रहा है, तो उससे ट्रैफिक जो सुविधा है उसमें कुछ समस्या नहीं आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप प्रदर्शन कर रहे हैं तो उसमें पूरा रोड में फैल गए, हाँ वहाँ पूरा रोड हाईवे जाम, पूरा रोड ही जाम कर दिया, उससे क्या होगा, ट्रैफिक का पूरा रूल बिगड़ जाएगा। उसके लिए आपको सावधानी बरतनी चाहिए। रोड का एक हिस्सा है तो उसमें आधे हिस्से में आप अपना प्रदर्शन करो, आधा हिस्सा गाड़ी को आने जाने के लिए होना चाहिए। तो ये सब रिस्ट्रिक्शन कौन करती है, सरकार करती है आपके ऊपर। जब भी आप प्रदर्शन, जुलूस वगैरह ये सब निकालती हो तो समझा, तो आपको इकट्ठा होने का अधिकार है, पर उसके साथ कुछ लिमिट है। समझ में आया। एसोसिएशन, संगठन में क्या है, उसमें क्या होता है, आपको संगठन बनाने का अधिकार है, मतलब फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, संगठन बनाने का अधिकार, आपको संगठन बनाने की स्वतंत्रता है। यानी कि देखिए, अब संगठन मतलब मान लीजिए जैसे कि आप कोई पार्टी, जैसे बीजेपी पार्टी है तो उन्होंने पहले अपना संगठन बनाया होगा ना, फिर जाके ये पार्टी बनी। कांग्रेस पार्टी है तो पहले संगठन बना होगा, फिर जाके पार्टी बनी है। तो संगठन मतलब आप भारत में रह के आप संगठन अपना बना सकते हैं, पर वो संगठन ऐसा नहीं खतरनाक संगठन हो। खतरनाक मतलब ये नहीं कि आप जाके आपने किसी भी संगठन को ज्वाइन कर लिया, मान लीजिए जैसे कि आपने जाके आतंकवादी संगठन को ज्वाइन कर लिया, तो नहीं, आप संगठन बना सकते हो, आप संगठन ज्वाइन कर सकते हो, पर कब कर सकते हो, जब वो पूरा लीगल हो, मतलब भारत सरकार हो, उससे कोई आपत्ति ना हो। अब आप संगठन, आप बोल रहे हैं कि नहीं, हमें अनुच्छेद 19 के 3 में लिखा है कि हम संगठन बना सकते हैं, हम संगठन में ज्वाइन हो सकते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन में जाके ज्वाइन हो जाएंगे, चाइना के संगठन में जाके ज्वाइन हो जाएंगे, नहीं, ये सब इलीगल है ना। तो अब ये सब हर एक चीज़ का अपना एक लिमिट है, तो आप संगठन बनाओ, पर भारत सरकार को उसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अब देखिए आपका डी क्या बोलता है, 19 का डी क्या बोलता है, मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, घूमने फिरने का अधिकार। घूमने फिरने का अधिकार आपको दिया गया है, जैसे कि समझिए आप कहीं पे भी घूम फिर सकते हैं। अब देखिए घूमने फिरने का मतलब ये नहीं है कि आप जहाँ पे घूमने फिरने जाए वहाँ पे पूरा एकदम उधर का व्यवस्था ही बिगड़ जाए। आप ऐसा भी नहीं कर सकते ना कि घूमने फिरने का पूरा व्यवस्था बिगड़ गया, उसमें आपको सरकार रोक सकती है। आप मान लीजिए आप गैंगस्टर हैं, आप कोई आतंकवादी हैं, अब आप कहें कि हमें घूमने फिरने की आज़ादी चाहिए क्योंकि 19 के चौथे में लिखा हुआ है कि आप घूमने फिरने की आपको आज़ादी है, तो भैया अपनी औकात देखो ना। आप गैंगस्टर हो तो गैंगस्टर क्या घूम फिर सकता है पूरे देश में खुले, उससे क्या होगा, पूरी व्यवस्था बिगड़ेगी, लोग डरेंगे। तो वहाँ पे अगर आपको ये सब क्रिमिनल केस आपने किया है जिससे लोगों को नुकसान हो सकता है, सरकार की व्यवस्था को नुकसान हो सकता है, तो वहाँ पे आपकी घूमने फिरने की आज़ादी को सरकार रोक लगा सकती है, अगर आपकी व्यवस्था बिगड़ रही है तो। जैसे कि आप लेके चलिए, जो कभी कभी देखिए नेता वगैरह आते हैं, तो नेता वगैरह आते हैं ना कहीं कहीं पे, जो भी जिला, कहीं पे जिले हो गए तो आते हैं अपना प्रदर्शन वगैरह जो भी करने आते हैं, तो मान लीजिए अगर उनकी वजह से कानून बिगड़ सकता है, तो जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रहता है वो उन्हें उतरने नहीं देगा कि भैया ना, जहाँ पे हवाई जहाज से वहीं से उड़ जाओ वापस, क्योंकि अगर आप इधर उतरेंगे तो इधर का लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाएगा, और लॉ एंड ऑर्डर हम बिगड़ने नहीं देंगे। समझ में आ गया। तो ये जो आर्टिकल 19 सबके ऊपर लागू होता है, कोई भी हो। अब देखिए 19 आर्टिकल 9 का 5वां नंबर क्या बोलता है, रेसिडेंस एंड सेटलमेंट, मतलब यानी कि आपको बसने का अधिकार है, मतलब आप जहाँ चाहे वहाँ पे बस सकते हैं, जहाँ चाहे अपना घर ले सकते हैं, परमानेंट टेम्प्रोरी। जैसे कि आप मान लीजिए अगर आप उत्तराखंड से हैं तो आप दिल्ली में बस सकते हैं, आप इधर तमिलनाडु में बस सकते हैं, आपको कोई मनाही है नहीं मनाही है, पर आप तब बस सकते हैं अगर आपसे किसी को नुकसान ना हो। अगर मान लीजिए कोई बहुत बड़ा गुंडा, मान लीजिए कल कोई गैंगस्टर आके बोले कि हम यहाँ पे आके बसेंगे, तो आपके बसने से आजू बाजू की जो इंसान है उनको खतरा होगा कि नहीं, उनको डर लगेगा कि नहीं, पूरी व्यवस्था बिगड़ेगी कि नहीं बिगड़ेगी, तो आप
तो आप कहीं भी बच सकते हैं। पर अगर आपसे किसी को खतरा ना हो तो तब आप बच सकते हैं। अगर आपके बसने से किसी की व्यवस्था बिगड़ रही है, आसपास के लोग डर रहे हैं, तो आपको वहाँ पे सरकार बसने से मना कर सकती है, ठीक है। इससे तो सरकार आपको जेल में तभी बसा के रखती है कि भैया जेल में तुम बसो, तुम्हें इधर से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तुम्हें, ठीक है। अब देखो अनुच्छेद 19 का 6वां क्या बोलता है, फ्रीडम ऑफ प्रॉपर्टी। फ्रीडम ऑफ प्रॉपर्टी क्या था कि जमीन का अधिकार। मान लीजिए कल को क्या होता था ना, अगर मान लीजिए गवर्नमेंट को मान लीजिए कोई हाईवे बनाना है, ठीक है, कोई एक गांव है, कोई एक बड़ा सा शहर है, दो शहर बीच में है, अब बीच में कोई गांव आ रहा है, अभी कोई हाईवे बनाना है, जैसे मान यहाँ पे चलो, यहाँ पे कोई एक शहर है और यहाँ पे भी कोई शहर है, अब बीच में यहाँ पे कोई गांव है, तो अगर सरकार को इस शहर से इस दूसरे शहर को हाईवे से कनेक्ट करना होगा, तो भैया गांव का जो खेत बाड़ी है उधर से वो तो इस्तेमाल होगा कि नहीं होगा, होगा ही। अब देखिए, तो पहले के टाइम पे क्या होता था ना, जो गांव के लोग होते थे, जो कि मतलब जो रहवासी उधर के रहने वाले होते थे, वो लोग मना करते थे, भैया हम अपनी ज़मीन नहीं देंगे, हम ऐसे कैसे हम अपनी ज़मीन नहीं दें, हम नहीं चाहते रोड बने। तो उसके लिए सरकार ने बोला भैया तब तो डेवलपमेंट में प्रॉब्लम हो जाएगी, कुछ तो करना पड़ेगा। तो उसके लिए बाद में ये सब केस वगैरह अपना चला कि भैया नहीं ज़मीन हम नहीं देंगे, तो सरकार बोल रही नहीं ज़मीन आप ले सकते हैं, हमें डेवलपमेंट करना है। अगर ऐसे सब लोग बोलने लग जाए तो डेवलपमेंट ही नहीं होगा। तो सरकार ने बोला अगर सरकारी विकास के लिए, देश के विकास के लिए अगर कोई ज़मीन सरकार लेती है, किसी का ज़मीन लेती है सरकार, तो सरकार उसके बदले में मुआवजा देगी। देखते हो ना गांव वगैरह में किसी का सरकार ने खेत ले लिया हाईवे बनाने के लिए, तो बदले में उसे पैसा देती है, बल्कि उस खेत से भी अधिक दाम देती है, उसे देती है कि नहीं देती है। तो सेम चीज़ वैसे होता है कि अगर सरकार आपका ज़मीन ले सकती है, पर कब, सरकारी विकास के लिए, कोई सरकारी विकास का कार्य करना है तो उसके लिए सरकार आपकी ज़मीन ले सकती है, बदले में सरकार आपको मुआवजा देगी, ठीक है। तो इसके लिए तो बहुत लोग क्या होता था ना, जब ये फ्रीडम ऑफ राइट प्रॉपर्टी था, फ्रीडम ऑफ प्रॉपर्टी था, तो बहुत लोग क्या बोलते थे कि हमारे पास अनुच्छेद 19 के F में लिखा गया है कि हमें संपत्ति का अधिकार है। तो जब सरकार किसी की संपत्ति लेती थी जमीन कुछ हाईवे वगैरह बनवाने के लिए, तो उस टाइम पे उधर के लोग क्या बोलते थे सुप्रीम कोर्ट में जाके कि अनुच्छेद 19 के F में लिखा गया है कि हमें संपत्ति का अधिकार है, तो आप हमारा संपत्ति का अधिकार नहीं छीन सकते, सरकार हमारी संपत्ति का अधिकार नहीं छीन सकती है। तो सरकार ने बोली तो गड़बड़ी है। तो सरकार ने कहा एक काम करो, ये फ्रीडम ऑफ प्रॉपर्टी से हटा दो। तो सरकार ने कहा संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 19 के F से हट चुका है, अब आप संपत्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते, अब हम आपकी संपत्ति से अपना हाईवे, मेट्रो, रेलवे स्टेशन जो बनवाना है बनवा सकते हैं। कोई भी व्यक्ति सरकार को रोक टोक नहीं सकते। इसलिए देखिए सरकार रोड लेके मेट्रो बनवा देगी, रेलवे बनवा देगी, बस ऑर्डर देती है कि भैया इतने दिन में अपना खाली वाली करो, घर द्वार है, हम लोग को ये सब बनवाना है, आपको मुआवजा दे देगी, निकलते चलो, ये होता है, ठीक है। अब देखिए फ्रीडम ऑफ ऑक्यूपेशन, तो अनुच्छेद F को सरकार ने क्या कर दिया है, हटा दिया है, तो अब नहीं है, इसलिए काले काले में लिखा है, अब फ्रीडम ऑफ प्रॉपर्टी है, अब नहीं है। अब देखिए फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन मतलब आपको नौकरी करने का अधिकार, बिजनेस खोलने का अधिकार, आपको इन सभी का अधिकार है, ठीक है। अनुच्छेद 19 के 6 में बताया गया है फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन मतलब आप बिजनेस कर सकते हैं, आपको छूट है, पर आप कोई इलीगल बिजनेस नहीं कर सकते। जैसे कि इलीगल में मान लिया आपने बोला हम बम बनाएंगे, हम बम का बिजनेस करेंगे, हम रॉकेट का बिजनेस करेंगे, तो ये सब क्या इलीगल, ये सब कौन, सरकार के अंडर में, सरकार अपने अंडर में ये सब काम करती है। तो अगर आप सोचें कि आप बॉम्ब का बिजनेस करेंगे, तो इलीगल बिजनेस करना आपके लिए वर्जित है, ठीक है। इलीगल बिजनेस आप नहीं कर सकते। आप बोले हम रॉकेट का खोलेंगे, तो ये सब आप नहीं कर सकते। आप बम का बिजनेस बनाने का मन करे, ये सब सरकार आपको अलाउ नहीं करेगी। दूसरा मान लीजिए, अब देखिए जैसे कि सरकार के पास ना डिफेंस में बहुत सारी नौकरी भर्तियां होती हैं, रेलवे में बहुत सारी भर्ती होती है, बहुत सारी सरकार के पास नौकरी होती है, सरकारी नौकरी, उसमें भी क्या होता है, सीट होती है कि भैया डिफेंस में इतने लोग आ सकते हैं, इतनी सीट है, रेलवे में इतनी सीट है, तो सीट के हिसाब से आपका सिलेक्शन होता है ना एग्जाम वगैरह से। अब मान लीजिए कोई डिफेंस की नौकरी है, उसमें 500 लोगों की भर्ती है, अब पूरे 500 लोग उसके अंदर भर चुके हैं। अब कोई व्यक्ति आया, वो बोले कि 19 के 6 में लिखा गया है फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, नौकरी करने का अधिकार, तो हमें नौकरी दो। 500 सीट भर गई है, नहीं हमें नहीं पता, हमारे लिए 501 सीट बनाओ, हम इसके अंदर नौकरी दो। अब सरकार के अपना फेफड़ा चिर के दिखाएगी भैया कि देखो 500 सीट भर गई है पूरी की पूरी, तो आप उसमें सरकार को फोर्स नहीं कर सकते। सीट है तो लो, नहीं है तो निकलो यहाँ से, उसके लिए सरकार के ऊपर आपको कोई प्रेशर बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तब आप सरकार को नहीं बोल सकते कि अनुच्छेद 19 के 6 में ये लिखा गया, वो लिखा गया है, ठीक है। अब मान लीजिए कोई इंजीनियर है, मान लीजिए कोई IT इंजीनियर है, कौन सी इंजीनियर, IT इंजीनियर। अब आप बोले कोई, मान लीजिए कोई BA पढ़ा हुआ इंसान है, अब वो गया है, बोल रहा है हमें इंजीनियरिंग कंपनी में जॉब चाहिए, वो भी ऐसा नहीं, हमें एक खट लैपटॉप चलाने वाला जॉब चाहिए। अब बताओ, आपने BA किया है, ऐसा किसी का मजाक नहीं उड़ रहा है, मान लीजिए बात, आपने BA किया है, उस व्यक्ति ने इंजीनियरिंग की है, आपको क्या BA वाले इंसान को इंजीनियरिंग कंपनी में नौकरी मिलेगी? क्योंकि 4 साल पढ़ा है, बेचारे ने इतना मेहनत किया हुआ, पगलेट है वो, नहीं ना। तो अब अगर आप ये बोले हम BA किए हैं, हम इंजीनियरिंग की नौकरी करेंगे, हमें ये कंपनी नौकरी क्यों नहीं देगी, हमें देगी, हम लेंगे, तो भैया उसके लिए सरकार कहीं तनी जरा मारी एक तमाचा खींच के बोलेगी अगर आपके पास स्किल है,
आपने उसकी पढ़ाई की है, तब आपको कोई नौकरी में नहीं लेगा तो हम मान सकते हैं। आप पढ़े लिखे भी नहीं हो, कुछ आता जाता भी नहीं है, आप जाओगे कंपनी में जॉब करने, तो अगर आपके पास स्किल है, आप स्किल होने के बाद कंपनी जो जो चीज़ चाहती है आपके अंदर, आप कंपनी आपको कब रख सकती है, अगर आपने उसकी पढ़ाई, इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। अब कुछ लोग ऐसे भी निठल्ले होते हैं कि पढ़ाई करके भी कुछ नहीं आता, 4 साल क्या किया पता नहीं क्या किया है, बस करके बैठे हुए हैं, बस इंजीनियरिंग का ठप्पा लगा के बैठे हुए हैं कि हाँ हम लोग ने इंजीनियरिंग की है। अब मान लीजिए कंपनी क्या देखेगी, कंपनी क्या बोलेगी, हमें 4 साल की इंजीनियरिंग चाहिए, आपने की है ठीक है आप इंजीनियर बन गए, पर कंपनी में आपको जॉब के लिए ये थोड़ा बोल देंगे कि हमने इंजीनियरिंग की है तो हमें जॉब में घुसा लो। कंपनी अपना अपना स्किल देखती है, क्या स्किल देखेगी, आपको बोलने का, इंटरव्यू में आपको टेस्ट करेगी, आप बोल सकते हैं कि नहीं, आपके अंदर कितना नॉलेज है, आपकी टाइपिंग कैसी है, आप किस तरह से काम कर सकते हो, कितना घंटा काम कर सकते हो, तो कंपनी आपको पूरा स्किल देखेगी, उसके बाद जाके आपको नौकरी पे रखेगी, डिग्री के ऊपर थोड़ा रख लेगी अकेले। तो इसके लिए कंपनी अपनी तरफ से अपना रूल बना सकती है और उस रूल में जो लोग फिट होंगे उसको कंपनी रख सकती है, और जिसको कंपनी ने नहीं रखा है तो उसके लिए वो लोग नहीं, इधर नहीं जाएंगे कि अनुच्छेद 19 के 6 में लिखा हुआ है कि हमें नौकरी में रखो। कंपनी का अपना एक रूल है, वो रूल में अगर आप फिट होते हैं तो आप नौकरी ले सकते हैं। ठीक है, समझा अभी? इसके लिए नहीं कि नहीं हमें नौकरी चाहिए, BA करके जाएंगे नौकरी लेंगे। मान लीजिए इसे एग्जाम्पल से समझिए, आप कोई लड़की है, आप लड़की देखने जाओगे, आपको कोई बहू बनानी है, तो आप लड़की देखने जाओगे ना, तो आप मान लीजिए किसी को गए, आपने लड़की को देखा, अब लड़की को देखते ही थोड़ा ना कि फिक्स है कि हाँ इससे शादी हो जाएगी, लड़की है तो शादी हो जाएगी, नहीं ना। तो ऐसे थोड़ा इंजीनियरिंग किया तो आपको जॉब मिल ही जाएगी। आप लड़की के अंदर स्किल देखते हैं, खाना पीना बना पाती है कि नहीं, टीवी में दिखाते हैं ना, गा के सुनाओ, चाय बना के दिखाओ, एक से एक आपका पैर कितना क्या है, आपकी हाइट कितनी है, आपका यहाँ पे क्या है, वो क्या है, फलाना क्या है, ढिमकाना क्या है, भले से बेटा एकदम अनपढ़ गंवार हो, उससे मतलब नहीं है, बहू एकदम सुंदरी विश्व सुंदरी टाइप चाहिए, है ना। तो स्किल देखते हैं ना, वैसे ही कंपनी भी अपना स्किल देखती है, समझ में आया? उसके लिए आप अनुच्छेद 6 में नहीं जाएंगे कहीं पे। ये था फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन। आप कोई लीगली बिजनेस कर सकते हो, लीगल प्रोफेशन में जा सकते हो, इलीगल में नहीं जा सकते, ड्रग का खोल दे, बॉम्ब का खोल दे। इतने बार बार इसे समझा रही हूँ ना कि आप लोग को समझे, ये सब चीज़ें समझे आपको, ठीक है। आप देखिए आर्टिकल 19 कब आपके ऊपर लागू नहीं होगा, मान लीजिए आपातकाल की स्थिति आ गई, 2 कंट्री में युद्ध हो रहा है, इंडिया और चाइना में लड़ाई हो रहा है, उस समय पे क्या करेगी सरकार, इमरजेंसी लगा देगी, पूरे देश में इमरजेंसी लगा देगी, आपातकाल एकदम लॉकडाउन वाली स्थिति आ जाएगी, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, अगर आप बोले कि नहीं हमें स्पीच दो, हम भाषण देना चाहते हैं रोड पे आके, हम संगठन बनाना चाहते हैं, मतलब इतना पीटेगी ना वही पूरा दिमाग हालत सही हो जाएगा। तो एकदम जो इमरजेंसी की स्थिति होती है ना, एकदम लॉकडाउन की तरह होती है, लॉकडाउन से भी थोड़ी और स्ट्रिक्ट होती है इमरजेंसी की स्थिति, उस टाइम पे आपके अनुच्छेद 19 को रोक दिया जाता है। और उस समय पे आप ये नहीं बोलेंगे कि हमें बोलने की आज़ादी चाहिए, हमें इधर उधर ठमकने की आज़ादी चाहिए, तो वो सब आपके ऊपर लागू नहीं होगा। आप जाके केस कर दे, सुप्रीम कोर्ट कहेगा भैया हमें मत फंसाओ, जो निकल इधर से, ऑलरेडी इतना सारा विपत्ति चालू है। समझ में आ गया? अनुच्छेद 19। हम लोग आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 20। अब देखिए अनुच्छेद 20 क्या है, अनुच्छेद 20 में क्या लिखा गया, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस। कुछ समझा तो नहीं होगा, है ना, सुन देख के ये कभी भी लगता है तो इंसान ज़्यादा गूगल पे सर्च करके आता है, कन्विक्शन मतलब, ऑफेंस मतलब, फिर जाके समझता है अच्छा इसका ये मतलब है। इंग्लिश आने का मतलब ये नहीं कि एकदम बड़े बड़े हार्ड वर्ड का आपको मतलब आता हो। बहुत से बच्चे टीचर पढ़ाते रहेंगे तो बच्चे ऐसे ऐसे वर्ड पूछेंगे ना इंग्लिश में, एकदम दिमाग तनक जाएगा, बाप रे। अब भैया इंग्लिश टीचर थोड़ी ना कि सब वर्ड का मतलब पता हो। हिंदी में देखो, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध से संरक्षण, अभी भी नहीं समझा होगा। हिंदी में कुछ जैसे खतरनाक वर्ड होते हैं, इंसान के ऊपर दिमाग के ऊपर से चल जाएंगे, पर समझ में नहीं आएगा, तो इसको सिंपल से मतलब से समझना भी। आपके मान लीजिए आपने कोई अपराध किया है, तो अपराध में ना उसके ऊपर भी कुछ कानून अंदर होते हैं कि अपराध कितनी बार आपको सज़ा हो सकती है, कौन सा अपराध आपको होगा, कौन सी सज़ा आपके ऊपर लागू होगी, वो सब आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए इस अनुच्छेद 20 में ना, अनुच्छेद 20 के 1 में क्या लिखा गया है, अनुच्छेद 20 जो है वो 3 भागों में डिवाइड है। कितने भागों में? 3 भागों। पहला क्या है, एक्स पोस्ट फैक्टो, दूसरा है डबल जियोपार्डी, तीसरा है सेल्फ इंक्रिमिनेशन, ठीक है। अब देखिए आर्टिकल 20 में 3 चीज़ें, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, डबल जियोपार्डी, तीसरा सेल्फ इंक्रिमिनेशन। अब देखो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ में क्या होता है, समझो पहले एग्जाम्पल से समझो। मान लो आपने कोई 2005 में आपने कोई गुनाह किया था, ठीक है। मान लो 2005 में आपने की थी चोरी, ठीक है, क्या कहती, चोरी की थी। अब मान लीजिए आप चोरी करके आप भाग गए, अब पुलिस आपको पकड़ रही है, पुलिस को पकड़ते 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 5 साल और बीत गए, पुलिस ने आपको पकड़ा 2010 में, ठीक है। 2010 में आपको पुलिस ने पकड़ा, आपने क्या की थी, चोरी की थी। अब मान लीजिए 2005 में चोरी की सज़ा थी 10 साल, कितनी थी, 10 साल थी। कितने साल थी चोरी की सज़ा, 10 साल। 10 साल क्या थी, आपको जेल हो सकती है चोरी करने के बाद। अब 2010 में इस सज़ा को घटा के कर दिया है 5 साल की। अगर आपने चोरी की है तो 5 साल की सज़ा होगी। अब मान लीजिए आपने चोरी कब की थी, 2005 में,
पुलिस ने आपको पकड़ा कब? 2010 में। अब चोर सोचेगा, अब चोर क्या सोचेगा कि भैया हमें 10 साल की सज़ा होने वाली थी, अच्छा हुआ 2010 में पकड़ा है, कम से कम कितने साल की सज़ा मिलेगी? 5 साल की, 5 साल बच गया। जब चोर को सज़ा मिलने वाली होगी, जब चोर को सज़ा सुनाई जाएगी, तब चोर को क्या लगता है आपको कौन से साल की सज़ा मिलेगी? 10 साल वाली कि 5 साल वाली? चोर को मिलेगी 10 साल वाली सज़ा। भले से वो पकड़ाया 2010 में है, पर उसने चोरी कब की थी? 2005 में। 2005 में बोला गया था कि 10 साल की सज़ा मिलेगी चोरी करने पे। आपने जिस साल चोरी की है आपको उसी साल की सज़ा दी जाएगी। ये नहीं कि आप जब मन तब पकड़ाओ, उससे मतलब नहीं है हमें। जिस साल आपने चोरी की थी उस साल कौन सी सज़ा चल रही थी, आपको वही सज़ा दी जाएगी। ठीक है, वही वाला पोस्ट फैक्टो लॉ है, वो सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनल केस में रहेगा। क्रिमिनल केस में आपने 2005 में 10 साल की सज़ा थी, 2010 में वो सज़ा बदल गई है, तो आपको 2005 वाली ही सज़ा मिलेगी। ये वाली एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ सिर्फ और सिर्फ क्राइम वाली चीज़ों में लागू होगी, सिविल केस में ये चीज़ लागू नहीं होगी। अब देखिए डबल जीओपार्डी। डबल जीओपार्डी में क्या होता है? कुछ तो डबल डबल सुन के लग रहा होगा ना, डबल जीओपार्डी। पहले इसका नाम याद कर लो, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। दो चार बार बोलो तो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ याद अपने आप हो ही जाएगा। खाली दिन भर बैठे रहते हो तो उसमें अगर आप ये नाम बोलोगे ना आपको याद हो जाएगा। डबल जीओपार्डी, डबल मतलब सुन के लग रहा है कुछ डबल डबल। अब देखो डबल जीओपार्डी में क्या होता है, मान लीजिए कोई आपने एक अपराध किया, या आपने कोई एक अपराध किया है, अब कोर्ट ने आपको उसकी सज़ा दे दी। क्या कर दी? कोर्ट ने आपको उस एक अपराध की सज़ा, जो आपने ये, अब ये भी नहीं चल रहा इस, जो आपने ये अब एक अपराध किया है, कोर्ट ने उसको आपकी क्या कर दी? सज़ा दे दी। ठीक है, सज़ा दे दी। अब कोर्ट आपको दोबारा सेम अपराध के लिए सज़ा नहीं दे सकती। समझ में आया? पर अगर मान के चलिए आपने कोई ऐसा अपराध किया, मान लीजिए आप किसी घर में गए चोरी करने। अब चोरी करने आप गए, आपने चोरी में किसी एक औरत को एक तमाचा खींच के दिया, ये क्या हो गया? महिला के ऊपर आपने हिंसा किया, पहला केस। दूसरा, किसी का कपार फोड़ दिया, दूसरा आपने हिंसा किया। तीसरा, आपने घर से चोरी कर ली, आपका ये तीसरा कानून अपराध हो गया। चौथा, आपने मान लीजिए आपने पूरे घर में आग लगा दी, आपका 5वां अपराध हो गया। अब देखिए, अब सरकार आपको ये नहीं बोलेगी कि हम तुम्हें चोरी करने की सज़ा देंगे ना। चोरी करने जब तुम गए थे, तुमने क्या क्या गुड़ खिलाया अंदर घर में, मारा औरत को, हिंसा की औरत के ऊपर, तुमने किसी का कपार फोड़ दिया, तुमने पूरा घर जला दिया, चोरी कर दी, तुम्हें हर एक की अपनी अलग अलग सज़ा मिलेगी। पहले तुम्हें महिला के ऊपर हिंसा किया उसकी सज़ा मिलेगी, दूसरा चोरी किया उसकी सज़ा मिलेगी अलग से, तीसरा तुमने जिसका कपार फोड़ा उसकी सज़ा अलग से मिलेगी, घर जलाया उसकी सज़ा अलग से मिलेगी। तो आपने भले से आपने चोरी की, पर चोरी के अंदर आपने क्या क्या किया वो सब की सज़ा अलग अलग आपको मिलेगी। समझ में आया आपको? तो देखिए, मान लीजिए आपने सिर्फ चोरी की, सिर्फ गए घर में गए, चुपचाप चोरी करके आ गए बिना मारे पीटे। ठीक है, अब अगर सरकार आपको कोर्ट अगर आपको सज़ा देती है तो आपको एक अपराध की सरकार एक ही बार सज़ा देगी। ठीक है, सरकार आपको 2 बार सज़ा नहीं दे सकती सेम अपराध का। समझ में आया? डबल सज़ा नहीं दे सकती है। पर मान लीजिए आपने कोई तो जीएसटी का कोई घपला किया, क्या किया आपने? जीएसटी का घपला किया, जीएसटी में आपने कुछ तो टैक्स वगैरह का घपला किया, तो टैक्स के लिए गवर्नमेंट ने आपको सज़ा दे दी, मतलब कोर्ट ने आपको सज़ा दे दी। पर जो टैक्स डिपार्टमेंट है वो आपके साथ आपको बार बार लेटर वगैरह भेज सकती है, ये वगैरह जो भी उसे करना है वो डिपार्टमेंट आपके साथ में वो चीज़ें कर सकती है। आपको बार बार लेटर भेजेगी, आपको जब मन तब बुला लेगी, तो वो सब डिपार्टमेंट का काम है, कोर्ट का काम अलग है। तब आप ये नहीं बोल सकते कि भैया हमने तो सज़ा भुगत ली है, तो ये डिपार्टमेंट का लेटर बार बार हमको क्यों आ रहा है? तो कोर्ट कहेगा उससे हमसे मतलब नहीं, हमारा पेट भर गया भैया, हमारा पेट भर गया, अब डिपार्टमेंट का पेट भरवाओ तुम बैठ के यहीं पे। तुम्हें सज़ा मिल गई वो अलग बात है, अब डिपार्टमेंट से तुम्हें बार बार बुलावा आ रहा है, बार बार तुम्हें लेटर भेज रहा है, उससे हमसे मतलब नहीं है। हम तुम्हें 2 बार अपराध ना देने की हमें बात कही गई है डबल जीओपार्डी में। डिपार्टमेंट से लेटर आ रहा है, उससे हमसे मतलब नहीं है। अब देखिए, सेल्फ इंक्रिमिनेशन मतलब क्या होता है? आप अपनी गवाही स्वयं दे रहे हैं। मान लीजिए आपने कोई गुनाह नहीं किया है, पर ज़बरदस्ती आपसे पुलिस बोल रही है कि बोल तूने गुनाह किया है, बोल तूने उसे मारा है, बोल मारा है, तो आप बोल देंगे हाँ मैंने मारा है। इतना मारेगी पीटेगी तो बोलवा ही देगी ना भैया, रहना किसके साथ में थाने में आज पूरे दिन, उनके साथ में रहना है। भाई बोल मारा है तूने, बोल तूने मारा है, तो क्या हो जाएगा? कहीं हाँ आप क्या बोलेंगे? हाँ हमने मारा है। तो आप खुद की गवाही खुद से नहीं दे सकते, पर आपने मान लीजिए थाने में आपने बोला हाँ मैंने उसे मारा है, पर जब आपको थाने से उठा के कोर्ट में लेकर जाया जाएगा तो जज के सामने अगर आप बोल भी देंगे ना हाँ मैंने मारा है, तो जज उस पर बिलीव नहीं करेगा। जज बोलेगा मुझे सबूत चाहिए। ठीक है, तो जज हमेशा सबूत पे विश्वास करता है। जज बोलेगा भैया न्यायपालिका अंधी है, आप उसे सबूत दो, सबूत हम मानते हैं। ठीक है, तो आप खुद की गवाही खुद से नहीं दे सकते। बहुत लोग होते हैं टीवी वगैरह में होते हैं, हीरोइन वगैरह आती है बोलती है इन्होंने गुनाह नहीं किया, मैंने ये किया है, होता है ना, मैंने ये किया है, और सब मान जाएंगे, मतलब अजीब है एकदम से। तो कोर्ट वगैरह में ये सब नहीं होता है। आपने गुनाह नहीं किया है, आप खुद की गवाही खुद से नहीं दे सकते हो। समझ में आया? अगर आपके खिलाफ सबूत है
कोई सबूत है आपके पास, तब आप वो जेल वगैरह हो सकती है, पर सबूत मिलना चाहिए। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति ने बंदूक से किसी को गोली मारा है, अब जो क्या करिए, बंदूक में हाथ के निशान है, तो उसमें क्या करेंगे, जब के पूरा पड़ताल होगा, पूछ पड़ताल होगा, तो उसमें क्या होगा, आपका फिंगरप्रिंट तो लिया जाएगा ना, कि बंदूक पे किसी का फिंगरप्रिंट मिला है भैया, तो भैया इस व्यक्ति का पहले फिंगरप्रिंट चेक करो। तो अब आप उसमें ये नहीं कह सकते हैं कि नहीं, हम अनुच्छेद 20 के तीसरे के तहत हम अपना अंगूठा नहीं दे सकते, खुद की गवाही देना मना है अनुच्छेद 3 में, खुद की गवाही देना मना है अनुच्छेद 3 में। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने अंगूठे का निशान, अपने हाथ का निशान, फिंगरप्रिंट नहीं दे सकते हैं। आप उसमें ये नहीं बोल सकते कि हम खुद की गवाही दे रहे हैं। भैया गवाही मतलब कि जब आपने मुंह से पकड़ पकड़ कर रहे हैं वो गवाही हो गई, आपने मुंह से कुछ भी हाँ ना बोल रहे हैं, आपके मुंह से बोला हुआ वर्ड गवाही हो गया। आपने अंगूठा, फिंगरप्रिंट वगैरह दे रहे हैं, इससे ये साबित नहीं होता कि आप खुद की गवाही दे रहे हैं। तो आप अनुच्छेद 20 के तीसरे के तहत ये नहीं बोल सकते कि मैं अपने अंगूठे का प्रिंट नहीं दूंगा, आपको देना पड़ेगा। आपका खून का टेस्ट कर सकती है सरकार, उसमें आपको मनाही नहीं होती है। समझ में आया? तो ये था पूरा अनुच्छेद 20। तो ये था वीडियो अनुच्छेद 19 और 20 का। 21 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो आशा करती हूँ आप सभी को वीडियो समझ में आई होगी। स्क्रीनशॉट तो मत लो, एक साइड होकर लिख लो, वो ज़्यादा सही रहेगा। बहुत लोग की आदत होती है, पढ़े पढ़े रहेंगे, मतलब इतनी घटिया आदत है, पढ़े पढ़े रहेंगे, इतने मरजहा टाइप एकदम इंसान होते हैं, स्क्रीनशॉट मारेंगे, पढ़ रहेगा। एग्जाम के एक दिन पहले ना आप देखो, ज़्यादातर कॉलेज वाले जो बच्चे होते हैं स्क्रीनशॉट पूरा फ़ोन में भर के रखेंगे, फर 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 स्क्रीनशॉट पूरा फ़ोन में भर जाएगा, 50-60 स्क्रीनशॉट। एग्जाम के जाने से पहले पूरा स्क्रीनशॉट पढ़ेंगे, अच्छा यहाँ ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। एग्जाम जैसे हुआ, बाहर निकला, पूरा फ़ोन से स्क्रीनशॉट डिलीट करेंगे, और जैसे लगता है कि एकदम आत्मा डिलीट कर रहे हैं फ़ोन से, इतना मज़ा आता है डिलीट करने में। तो ये सब आदत नहीं होनी चाहिए, लिखने की आदत होनी चाहिए, एकदम मरेला इंसान तो नहीं बनना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आर्टिकल 21-22 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। 21 थोड़ा सा बड़ा है, इसके लिए इस वीडियो में कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं, ठीक है।